हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको बेसिक एक्सेल टू एडवांस्ड एक्सेल सिखाता हूं, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन पर ऑल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल ओपन करना सिखाऊंगा। एक्सेल ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कैसा होता है, ओपन होने के बाद कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, किस ऑप्शन को क्या कहते हैं और किस ऑप्शन का क्या काम होता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूंगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, ओपन होने के बाद जो ऑप्शन हमारे सामने आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका क्या काम होता है। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बारीकी से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको एक्सेल ओपन करना सिखाऊंगा। वैसे तो एक्सेल को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं हर तरीके को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है एक्सेल को ओपन करने का, ये है कि जो विंडोज का ऑप्शन है, इधर स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं वो इधर ऐड हुए रहते हैं। तो जैसे कि एक्सेल भी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, इसलिए एक्सेल 2016 इधर उसका ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। अभी पूरी तरह से एक्सेल ओपन हुआ नहीं है, इसको कैसे आगे ओपन करना है मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं इसको इधर से क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे ऑप्शन के थ्रू भी आपको एक्सेल को ओपन करना बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इधर सर्च पे जाएंगे और सर्च पे जाने के बाद हम इधर एक्सेल टाइप करेंगे। जैसे ही हम एक्सेल टाइप करेंगे, ये सर्च करके हमको एक्सेल का ऑप्शन लेकर के आएगा ओपन करने के लिए। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक्सेल हमारा ओपन होने लगेगा। अभी मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि अभी मैं तीसरा ऑप्शन बताता हूँ कि थर्ड ऑप्शन से हम एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा ये है कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर होम स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो इधर आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना होगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक्सेल की एक वर्कशीट हमारे सामने आ जाएगी। इसको मैं न्यू फाइल के नाम से सेव कर देता हूँ। इसको जैसे हम ओपन करेंगे, इस तरह से भी हमारी एक्सेल की न्यू ब्लैंक वर्कबुक को हम ओपन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि हम अपने कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे और हमको रन कमांड मिलेगा। रन कमांड ये काम करता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी अगर हमको ओपन करना हो तो ओपन करा के देता है। इसलिए इधर भी हम एक्सेल टाइप करेंगे। ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि एक्सेल की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। जैसे हम एक्सेल लिख देंगे, फिर हमको ओके या इंटर प्रेस करना होगा। अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे, हमको एक्सेल फिर से ओपन करके ये देगा। अभी मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ और आपको बतानी है जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल हमारे टास्क बार पर ही इसका लोगो बनकर आ जाए, यानी कि हम इस पर क्लिक करें और हमारा एक्सेल की फाइल ओपन हो जाए, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, अगर इस पर हम वन क्लिक करेंगे तो ये हमारे सॉफ्टवेयर बाकी जो ये एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल हमारे स्टार्ट मेन्यू में ही आ जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एक्सेल पे। एक्सेल पे राइट क्लिक करने के बाद हमको ऑप्शन कहता है पिन टू स्टार्ट का। जैसे हम पिन टू स्टार्ट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये हमारा स्टार्ट ऑप्शन पे आ जाता है, यानी ये लोगो हमारे इधर बन करके आ गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तभी हमारी एक्सेल की नई फाइल जो है ओपन हो जाएगी। और अगर हम टास्क बार पे ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम मोर ऑप्शन में जाएंगे। मोर ऑप्शन में जाने के बाद पिन टू टास्क बार पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये हमारा टास्क बार में नीचे ऐड होकर के आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक्सेल का स्टार्टिंग इंटरफेस है। मैं आपको बता दूं कि ऑफिस 2013 यानी कि एक्सेल 2013 और उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं, जब भी हम उसमें एक्सेल की नई फाइल को ओपन करते हैं यानी नई वर्कबुक को ओपन करते हैं, तो हमसे पूछता है कि हमको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए कि ऑलरेडी कोई बनी बनाई
फॉर्मेटिंग वाली वर्कबुक या टेम्पलेट या फार्मूले वाले वर्कबुक हमको चाहिए। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है कुछ वर्कबुक हमारी हेल्प के लिए बना के देता है टेम्पलेट, जिसमें फॉर्मेटिंग की गई होती है और जिसमें फार्मूले लगे होते हैं। उसमें सिर्फ हमको अपने पास अपना डेटा फिल करना होता है और जैसे हम डेटा फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट जो है हमको मिल जाता है। और अगर हम इस पे अगर ध्यान दें तो देखिए सजेस्टेड सर्चेज लिखा है, यानी बिजनेस पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट होंगे एक्सेल के पास वो हमको मिल जाएंगे। और अगर हमको कुछ और सर्च करने हैं तो हम इसमें सर्च ऑप्शन पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। इधर अगर आप ध्यान देंगे कैटेगरी में तो देखिए बिजनेस से रिलेटेड 429 टेम्पलेट हैं इस एक्सेल में बने बनाए। उसी तरह से अगर कोई कार्ड्स चाहिए, थीम चाहिए, इनवाइसेस के चाहिए तो हर कैटेगरी के अलग अलग है। हम इस पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर इनकेस हमको चाहिए कोई इनवाइस का फॉर्मेट तो इस पर इनवाइस क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, तभी ये सर्च करके देगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट के बेस पर ही सर्च करके देता है। तो हम जैसे ही इस पर इनवाइस टाइप करेंगे और फिर हम स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करेंगे तो इनवाइस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट होंगे ये हमारे पास बन करके आ जाएंगे। अगर हमको इस पर अटेंडेंस सीट अगर सर्च करनी है तो अटेंडेंस सीट पे हम क्लिक करके इंटर करेंगे तो अटेंडेंस से रिलेटेड जितने भी, जैसे देखिए एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड है, वीकली क्लास अटेंडेंस रिकॉर्ड है, तो वो भी हमको टेम्पलेट ला के दे देगा। क्योंकि अभी हमको ऐसा कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए, इसलिए मैं ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अभी आपको इसका ओवरव्यू देना है, इसलिए हम ब्लैंक वर्कबुक पे ही क्लिक करके अपना काम करेंगे। अब ये हम एक्सेल के वर्कबुक के अंदर आ चुके हैं। ये जो विंडो ओपन हुई है इसको कहा जाता है एक्सेल की वर्कबुक। हम एक्सेल के अंदर जो कुछ भी काम करते हैं वो एक्सेल की वर्कबुक के अंदर ही होता है। इस एरिया की अगर बात करें, ये जितना भी एरिया अभी मैंने सेलेक्ट किया है इसको कहा जाता है एक्सेल की वर्कशीट या एक्सेल की स्प्रेडशीट। और ये जितनी भी लाइन दिखाई दे रही है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है ग्रिड लाइंस। क्योंकि एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसलिए इसमें ग्रिड लाइंस बनी होती है। क्योंकि अगर हमको कोई भी अपना डेटा टेबल फॉर्मेट में अरेंज करना है तो वो ग्रिड लाइंस की हेल्प से ही होता है। क्योंकि ग्रिड लाइंस जो है हमको रो और कॉलम प्रोवाइड कराती है और रो और कॉलम की वजह से ही हमको सेल बनकर मिलता है। क्योंकि हम जब भी अपना कोई डेटा फिल करते हैं वो किसी बॉक्स यानी कि सेल के अंदर ही फिल करते हैं। अगर हम ग्रिड लाइंस को इनविजिबल करना चाहें यानी कि उसको कुछ देर समय के लिए हटाना चाहते हैं तो व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद से जो ग्रिड लाइंस का ऑप्शन दे रहा है इस पर टिक है अभी, जैसे मैं इस पर अनटिक कर दूंगा तो हमारी ग्रिड लाइंस जो है वो इनविजिबल हो जाएगी, यानी कि कुछ समय के लिए हट जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो भी अपना डेटा फिल करेंगे वो टेबल फॉर्मेट में अरेंज नहीं होगा, वो तभी टेबल फॉर्मेट में ही अरेंज होगा। ग्रिड लाइंस से बस ये बेनिफिट मिलता है कि वो हमको दिखाई देता है कि हम अपना डेटा जो है कौन से कॉलम के अंदर, कौन से रो और कौन से सेल के अंदर फिल कर रहे हैं। इससे हमको अपने डेटा को समझना बहुत आसान होता है और हम जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं या कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो उससे हमको काफ़ी ईजी हो जाता है समझ पाना। तो अभी मैं ग्रिड लाइंस को फिर से टिक कर देता हूँ और ये हमारी ग्रिड लाइंस फिर से विजिबल हो गई है। इधर अगर हम ध्यान दें तो इधर जो शीट 1 लिखा है इसको कहा जाता है वर्कशीट टैब। वर्कशीट टैब का मतलब ये हुआ कि एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर हम कई सारी वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमको और वर्कशीट अगर ऐड करनी हो तो जो प्लस का आइकन आ रहा है इस पे देखिए, अगर आप ध्यान दिए तो न्यू शीट लिख कर आ रहा है। इसका मतलब ये अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की एक और वर्कशीट ऐड होकर के आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम शीट 1 पे जो काम करेंगे, जो कुछ भी हम डेटा फिल करते हैं वो शीट 1 पे रहेगा और शीट 2 पे अगर हम कोई और डेटा फिल करना चाहें, कुछ और फाइल अगर बना के काम करना चाहें तो वो भी होगा। लेकिन ये जितना भी काम होगा वो एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर ही होगा। हम एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर मैक्सिमम 256 वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। यानी वर्कबुक तो एक रहेगी लेकिन उसके अंदर जितनी हम सीट ऐड करना चाहते हैं उतनी सीट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी तक 256 ही वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इतनी सारी वर्कशीट की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो कॉर्पोरेट होते हैं उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो 50, 20, 30 वर्कशीट के अंदर भी हमारा काम इजीली हो जाता है। वर्कशीट का काम क्या होता है कि एक दूसरे डेटा को कंबाइंड जब हमको करना होता है तो हम एक ही वर्कबुक के अंदर अलग अलग वर्कशीट को ऐड करके उस पर हम डेटा अपना फिल करके उसको कंबाइंड करके अपना काम करते हैं। अगर इसकी बात करूं, जो ग्रीन पट्टी आ रही है जहाँ पे बुक 1 लिखा है इसको कहा जाता है टाइटल बार।
टाइटल बार का काम ये होता है कि ये हमको शो करता है कि हमारी वर्कबुक किस नाम की है। यानी कि अभी जो बुक वन लिखकर आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट बुक वन लिख कर के आ रहा है। अगर मैं अभी अपनी इस वर्कबुक का कोई नाम दे दूँ, जैसे अगर मैं न्यू फाइल कर दूँ या मास्टर डेटा के नाम से सेव कर दूँ फाइल को, तो ये उस फाइल के नाम से शो करेगा। इसमें बुक वन लिख करके नहीं आएगा, इस पर लिख कर आएगा मास्टर फाइल या जिस भी नाम से मैं फाइल को सेव करूँगा। तो इसको कहा जाता है टाइटल बार। इधर जो ऑप्शन आ रहा है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इधर लिख करके भी आ रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार का काम ये होता है कि हमको बहुत सारे ऐसे कमांड देने होते हैं काम करने के दौरान, जिस पर हमको सिर्फ वन क्लिक करके वो हमको अपना कमांड देना होता है। जैसे कि अगर हमको कोई फाइल अपनी सेव करनी हो, न्यू फाइल बनानी हो, ओपन करनी हो, तो जितने भी ऑप्शन है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वन कमांड से ही हमारा काम हो जाता है। इसके अंदर आप इधर देखेंगे जैसे ये अंडो लिखा है, रेडो लिखा है, स्पेलिंग लिखा है, इस पर अगर मैं वन क्लिक करूंगा तो ये अंडो का जो है ऑप्शन हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू भी ऊपर फ्रंट पे हमारे आ जाएगा। यानी इस पर अगर मैं वन क्लिक करूंगा तो ये अंडो हो जाएगा। अगर मैं असेंडिंग करना चाहूँ तो वन क्लिक करूंगा तो असेंडिंग हो जाएगा। उसी तरह से क्विक एक्सेस टूल बार में हम जब मोर कमांड्स में आएंगे तो इसमें हमको ये फैसिलिटी मिलती है कि हम और ज़्यादा कमांड इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है, इसलिए इस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आगे चल करके आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ये सब चीज़ें समझाने के लिए। अब ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यह जितना भी एरिया है इसको कहते हैं रिबन टैब। रिबन टैब या टैब बार। जैसे अभी अगर मैं आपसे बताऊं, मैं अभी होम टैब के अंदर हूं। एक्सेल के अंदर हम जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए एक्सेल हमको अलग अलग टैब बार प्रोवाइड करता है। यानी कि जो भी फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर जिसके थ्रू हम अपना काम करते हैं, वो हर एक फंक्शन जो है टैब बार के अंदर ही होता है। जैसे ये होम टैब के अंदर है, ये इंसर्ट टैब के अंदर है, ये पेज लेआउट टैब है, ये फार्मूला टैब है, ये डेटा टैब है। इसी तरह से अलग अलग टैब है। इस टैब को हम और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसे हमको नीड होती है उस तरह से हम अपने टैब को भी ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर इतने टैब हमको मिलते हैं। इसके आगे जो ये ऑप्शन आ रहा है इसको कहते हैं ब्लॉक। हर टैब के अंदर यानी हर टैब बार के अंदर कई सारे ब्लॉक होते हैं। जैसे क्लिपेड ब्लॉक है, ये फॉन्ट ब्लॉक है, ये अलाइनमेंट ब्लॉक है, ये नंबर ब्लॉक है, ये स्टाइल्स ब्लॉक है। उसी तरह से इंसर्ट टैब के अंदर भी टेबल्स ब्लॉक है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक है, एडिंग्स ब्लॉक है। पेज लेआउट के अंदर भी थीम्स है, पेज सेटअप है, फार्मूलाज के अंदर भी है, डेटा के अंदर भी है। हर एक टैब बार के अंदर अपना अलग अलग ब्लॉक होता है। ये ब्लॉक क्या करता है कि उस एरिया को सेपरेट करता है और वो एक फंक्शन उस ब्लॉक के अंदर सेपरेट एक होता है जिसको हमको अपने डेटा में जरूरत पड़ती है और हम उसको यूज कर पाते हैं। हर ब्लॉक के अंदर ये जितने भी चीज़ें लिखी हैं, जितने भी फंक्शन है, इसको कहते हैं ऑप्शन। जैसे पेस्ट ऑप्शन है, ये कट फंक्शन है, ये कॉपी फंक्शन है, फॉर्मेट पेंटर है, इसको ऑप्शन या इसको फंक्शन कहा जाता है जिसका हमको अपने काम करने के दौरान जरूरत पड़ती है। अब इधर अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का काम ये होता है, जैसे अभी जो आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है, इसके अंदर आपको होम टैब भी मिल रहा है, रिबन भी मिल रहा है, ब्लॉक भी मिल रहा है, सारी चीज़ें इसमें हमको मिल रही है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस पर ऑप्शन आता है हाइड करने का, यानी ऑटो हाइड रिबन। जैसे मैं ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो रिबन टैब है यानी टैब बार है वो हमारा हाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हाइड हो गया, जबकि हटा नहीं है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फिर, लेकिन जैसे हम अपने डेटा पे या कहीं और वर्कशीट के अंदर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसको लाने के लिए क्या ऑप्शन है, इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे और इस पर शो टैब्स एंड कमांड्स में जब क्लिक करेंगे ये सब कुछ हमारा अपने आप आ जाएगा। उसी तरह से अगर इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो शो टैब्स का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको टैब तो मिलेंगे, यानी जो टैब बार है वो तो मिलेंगे, बट लेकिन जो ब्लॉक के ऑप्शन है वो हाइड हो जाएंगे। जैसे शो टैब्स पे मैंने क्लिक किया तो देखिए टैब बार तो हमको मिल रहा है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, लेकिन जो ब्लॉक हमको दिखाई दे रहा था, जो विजिबल था, वो हट गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं उसको लाना तो हम होम टैब पे जैसे क्लिक करेंगे वो हमारा विजिबल हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जब हम क्लिक करेंगे तभी आएगा, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वो आएगा। जैसे हम अपने वर्कशीट के अंदर कहीं और क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसको अनहाइड करना, यानी चाहते हैं विजिबल रहे हमारे सामने, तो हम इस पर फिर से जाएंगे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे और शो टैब्स एंड कमांड्स पे जैसे क्लिक करेंगे ये सब कुछ अनहाइड हो करके हमारे सामने आ जाएगा, यानी हम इसको देख करके आराम से इस पर काम कर सकते हैं। इसके आगे जो ऑप्शन आता है इसको कहते हैं
प्रोग्राम कंट्रोल विंडो। प्रोग्राम कंट्रोल विंडो क्या करता है कि ये मिनिमाइज का ऑप्शन होता है, इससे हम अपनी एक्सेल की फाइल को मिनिमाइज कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके फिर से हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस पे इसका क्या काम होता है, इसको कहते हैं रिस्टोर डाउन, यानी कि अगर हम अपनी एक्सेल की फाइल को एक छोटी विंडो में दिखाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिस्टोर का काम करता है। और ये क्रॉस का जो सिंबल है इसको कहते हैं क्लोज। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी एक्सेल की फाइल जो है क्लोज हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको कहते हैं नेम बॉक्स। देखिए जैसे मैं इस पर लेके जाऊंगा माउस के कर्सर को, वैसे इस पर लिख कर आ रहा है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या करता है इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि नेम बॉक्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है हमारे एक्सेल में, क्योंकि नेम बॉक्स की हेल्प से क्या होता है कि कई सारे फार्मूलों में नेम बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम आगे एक्सेल को पढ़ेंगे, एक्सेल की और बाकी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेम बॉक्स कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए इसी वीडियो में मैं नेम बॉक्स के बारे में आगे आपको समझाऊंगा। अब ये जो ऑप्शन आता है इसको कहते हैं फंक्शन ऑप्शन। फंक्शन ऑप्शन का क्या काम होता है कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी फार्मूले हैं उस पर अगर हम किसी एक फार्मूले को इन केस अगर लेते हैं, ये जितने भी सब फार्मूले शो करता है कि टोटल कितने फार्मूले हैं एक्सेल में। अगर हमको जानना हो कितने फार्मूले हैं तो ये हर एक फार्मूले को अल्फ़ाबेटिकल हमको दिखाता है। अगर इन केस अगर मुझे किसी भी एक फार्मूले को लेना हुआ, जैसे अगर मुझे सम करना हुआ, अगर मैं सम फार्मूले को लेता हूँ तो मैंने सम टाइप किया इस पर और मैंने ओके क्लिक किया तो ये क्या करेगा, सम का स्ट्रक्चर लेकर के आएगा हमारे सामने। तो इससे हमको किसी भी फार्मूले को समझना काफ़ी आसान होता है और इसके थ्रू भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे अगर हमको कोई फार्मूला समझना होता है तो इस फंक्शन ऑप्शन के थ्रू हम फार्मूले को इजीली समझ लेते हैं। इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आने वाली मेरी बाकी की वीडियो होगी। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की। इस ऑप्शन को कहते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या है कि एक्सेल के अंदर हम जो भी डेटा फिल करते हैं, चाहे हम फार्मूला लगाएं, चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, हम कोई डेटा फिल करते हैं तो हमारे फार्मूला बार के अंदर शो करता है। फार्मूला बार को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा मैं अभी कुछ देर बाद। इसी वीडियो के अंदर आपको फार्मूला बार भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम बात करते हैं इस एरिया की। ये जो एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको कहते हैं कॉलम्स। ये जो कॉलम है हर कॉलम का एक अपना नाम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो अभी जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वो है सी कॉलम और अब जो है वो बी कॉलम है, ये ए कॉलम है, ये डी कॉलम है, क्योंकि हर कॉलम का अपना एक नाम होता है। उसी तरह से ये जो एरिया कॉलम है और ये जो ए बी सी डी ई एफ आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है कॉलम हेडिंग, यानी कॉलम का नाम। तो हम क्योंकि किसी भी कॉलम को कैसे पहचानेंगे, उसका कुछ नाम होगा तभी तो हम उस कॉलम को पहचानेंगे। इसकी बात अगर हम करें तो इसको कहते हैं रो। तो हर रो का भी अपना एक नाम होता है। जैसे अभी जो मैंने सेलेक्ट की है रो उसका नाम है 4, ये 3 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की, ये 1 नंबर की रो है। हर एक रो का भी अपना एक नाम होता है, क्योंकि एक्सेल जो है एक टेबल फॉर्मेट सॉफ्टवेयर है। टेबल फॉर्मेट का मतलब ये होगा कि जो भी हमारा डेटा होता है वो इजीली किसी भी फॉर्मेट में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इसलिए एक्सेल के अंदर कॉलम और रो बने होते हैं। ये जो ग्रीन बॉक्स बनकर आ रहा है आपके सामने इसको कहा जाता है सेल। अब सेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सेल के अंदर जो कॉलम और रो होते हैं उनकी हेल्प से जो बॉक्स बनकर आता है उसको सेल कहा जाता है। हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। ये नाम हमको कहाँ पता चलेगा, जैसा भी मैंने आपको बताया नेम बॉक्स के बारे में, हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे इस सेल का नाम है C3। C3 क्यों पता चल रहा है कि इसका नाम है, क्योंकि ये कॉलम नंबर C में है और रो नंबर 3 ये इधर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये हाईलाइट हो रहा है। ये जो है सेल ये C कॉलम में है और रो नंबर 3 है, इसलिए इधर C3 लिख करके आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इधर देखिए नेम बॉक्स के अंदर B2 लिख कर आया। क्यों लिख कर आया, क्योंकि ये जो कॉलम है वो B है और रो है वो 2 है। अगर मैं इधर कहीं क्लिक करता हूं तो E4 लिख करके आ रहा है। अगर हमको ये जानना है कि एक वर्कशीट के अंदर कितनी कॉलम होते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम एक्सेल के सबसे लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे।
तो जैसे कि इधर मैंने बताया आपको ये अल्फ़ाबेटिकल होता है, यानी ABCDEFG से आता है। तो अगर हम टोटल कॉलम काउंट करें तो ये 16,384 कॉलम एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर होता है। अगर हम पहले कॉलम पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम एक्सेल के फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। ये तो रही बात कॉलम की। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सेल की वर्कशीट के अंदर कितने रो होते हैं तो हमको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना होगा। तो हम एक्सेल के सबसे लास्ट वाली रो पे पहुंच जाएंगे। जैसा हम देख पा रहे हैं कि इधर एक्सेल के अंदर 10,48,576 रो हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि एक्सेल के अंदर कितनी सारी कैपेसिटी होती है, कि कितने सारे रो और कॉलम पे हम काम कर सकते हैं। वैसे तो इससे भी ज़्यादा कभी रो और कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, वो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन अभी जो करेंट एक्सेल वर्जन हमारे पास है उसमें हम 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम है। अगर हमको एक्सेल के फर्स्ट रो पे पहुंचना है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट रो पे पहुंच जाएंगे। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर टोटल कितनी सेल होती है तो उसके लिए हमको पहले हमको ये जानकारी मिल गई कि एक्सेल के अंदर टोटल जो कॉलम होते हैं वो हमारे होते हैं 16,384 और जो हमारी रो होती है वो होती है 10,48,576। तो अब क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा सेल बनता है वो एक्सेल की रो और कॉलम की हेल्प से ही बनता है, इसलिए हम कॉलम और रो को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एक सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इससे हमको पता चल रहा है कि एक्सेल के अंदर जो टोटल सेल होती है वो होती है 17,98,69,184 सेल हमारी टोटल एक्सेल के एक वर्कशीट के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं एक्टिव सेल की। एक्टिव सेल का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ है उसको कहा जाता है एक्टिव सेल। इसका मतलब ये है कि हम अगर कुछ भी कमांड देंगे, कुछ भी हम टाइप करेंगे एक्सेल के सेल पे तो उसी सेल पे वो चीज़ टाइप होगी, क्योंकि वो सेल अभी एक्टिव सेल है। उसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्टेड रेंज की। जैसे कि ये एरिया मैंने अभी सेलेक्ट किया है तो जितनी भी चीज़ें हमने सेलेक्ट की है उसको कहते हैं सेलेक्टेड रेंज या रेंज कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है हमारा वो सेलेक्टेड रेंज के अंदर आता है, इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब बात करते हैं हम स्क्रॉल बार की। ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या करता है, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक अप एंड डाउन और एक लेफ्ट टू राइट होता है। अगर हमको अपना डेटा अप टू डाउन की साइड अगर देखना है, यानी डेटा हमारा बहुत बड़ा है और नीचे तक है, तो स्क्रॉल बार की हेल्प से हम नीचे तक आकर के अपने डेटा को देख सकते हैं। उसी तरह से लेफ्ट टू राइट अगर देखना है तो अगर डेटा हमारा बहुत ज़्यादा है तो उसको हम स्क्रॉल बार की हेल्प से देख सकते हैं। अब इधर नीचे जो ऑप्शन आ रहा है इसको कहा जाता है जूम एरिया। जूम एरिया का क्या काम होता है कि अगर हमारा डेटा कोई हमको जूम करके देखना है, नहीं सही से नहीं दिखाई दे रहा है, तो जूम इन पे हम क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा बड़ा होकर के आएगा फाइल जो है, और जूम आउट करेंगे तो हमारा फाइल छोटी होकर के आएगी। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको कस्टम फैसिलिटी देता है, यानी कि इसको हम 200% कर देंगे तो 200% पे आ जाएगा। अगर हम इसको 100% कर देंगे तो ये 100% पे चला जाएगा। और अगर हम इसको कस्टमाइज करना चाहें, क्योंकि एक्सेल के अंदर मैक्सिमम हम 400% तक ही अपने एरिया को जो है जूम कर सकते हैं, इसलिए हम 400 तक करेंगे तो 400 तक ये चला जाएगा। अभी मैं इसको 100 क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब इसके आगे जो ऑप्शन है उसको कहते हैं व्यू बटन। व्यू बटन का क्या काम होता है, अभी जो हम काम कर रहे हैं नॉर्मल व्यू में ही काम कर रहे हैं। वैसे तो हम एक्सेल में जो भी काम करते हैं नॉर्मल व्यू में काम करते हैं, लेकिन उसके आगे जो ऑप्शन आता है उसको कहते हैं पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन का क्या काम होता है कि जैसे अभी पेज लेआउट ऑप्शन पे हम आ गए, ये हमको क्या करता है कि अलग अलग पेज के अंदर हमारे डेटा को फिल करके दिखा देता है कि ये जितना भी हमारा है अलग अलग पेज हमको शो कर रहा है। तो इसका क्या एक बेनिफिट ये भी होता है कि जैसे पेज 1 हो गया, पेज 2, पेज 3, पेज 4, 5, 6 अलग अलग पेज में हमको दिखा दिया। और इसमें फैसिलिटी और मिलती है ऐड हेडर की और हेड फुटर की। इसका मतलब ये है कि अगर इस पर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे अगर मैंने इस पर टाइप कर दिया एक्सेल
1। तो जैसे ही मैं पेज 2 पे जाऊंगा तो पेज 2 पे भी एक्सेल 1 लिख करके आएगा, और पेज 3 पे जाऊंगा तो पेज 3 पे भी एक्सेल लिख करके आएगा। यानी अगर हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो वो हम एक जगह देंगे तो हमको हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है। और भी इसके अलग अलग बेनिफिट हैं जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। थर्ड जो ऑप्शन आता है उसको कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम क्या होता है कि हम जब भी अपने डेटा को, जैसे अगर हमारा डेटा 2 पेज में है या 3 पेज में, अगर उसको हम चाहते हैं कि एक पेज में वो एडजस्ट हो जाए तो वो हम पेज ब्रेक प्रीव्यू की हेल्प से कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमको कुछ प्रिंट देना होता है तो प्रिंट का जो एरिया है वो हमारे 2 पेज में जा रहा है, 3 पेज में जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ही पेज में प्रिंट करें, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू की हेल्प से वो काम आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है। तो इस पूरे टॉपिक को जो हमारा व्यू बटन का है हम अलग से किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो अभी मैं इसको नॉर्मल पेज प्रीव्यू में कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं फार्मूला बार की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फार्मूला बार के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे अगर मैं आप इधर कुछ भी डेटा अगर फिल करता हूँ, जैसे अगर मैंने टाइप किया 12 और इसके नीचे इंटर मार के मैंने प्रेस किया 20, तो अब इधर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे ही मैं 12 पे जाता हूँ यानी E3 सेल पे जाता हूँ तो 12 इधर हमारा फार्मूला बार पे 12 लिख कर के आ रहा है। इसका मतलब कि हमको बताता है कि हमारे इस सेल के अंदर हमने कौन सा डेटा फिल किया है। अगर मैं E4 पे जाता हूँ सेल पे तो हमको 20 लिख करके आ रहा है, और जैसे नीचे आ रहा हूँ तो ब्लैंक हो जा रहा है, यानी इसके अंदर हमारा कोई भी डेटा फिल नहीं है। अब इसके अंदर मैं फार्मूला लगा करके रिजल्ट ला के दिखाता हूँ, यानी मैं 12 और 20 को जोड़ करके दिखाता हूँ। तो एक्सेल के अंदर हम जो भी फार्मूला फिल करते हैं तो उसको स्टार्ट हम करते हैं इक्वल टू से, यानी कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमको इसके आगे इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया, फिर मैंने E3 सेलेक्ट किया और प्लस E4 सेलेक्ट किया। तो आप ध्यान देंगे फार्मूला बार के अंदर जो हमने सेलेक्ट किया है वो E3 प्लस E4 लिख करके आ रहा है, 12 प्लस 20 लिख करके नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है क्योंकि मैंने 12 नहीं लिखा, ना तो मैंने 12 को सेलेक्ट किया है, मैंने जो सेलेक्ट किया है वो सेल है E3 और E4, इसलिए वो ऐसा लिख करके आ रहा है। जैसे हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमको रिजल्ट ला के देगा 32। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं 32 पे इस बॉक्स सेल को लेके जाता हूँ, एक्टिव करता हूँ इसको, तो देखिए इधर जो लिख रहा है फार्मूला बार पे वो E3 प्लस E4 लिख करके आ रहा है, ना कि 32 लिख करके आ रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो 32 हमको मिला है वो फार्मूले की हेल्प से मिला है, यानी कि हमने जब 12 और 20 को जोड़ा है तब जाके हमको 32 मिला है। लेकिन जो 20 है और जो 12 है वो हमने मैनुअली टाइप किया है, हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया। अगर हम इसमें भी फार्मूला लगाते फार्मूला बार पे हमको 12 लिख करके नहीं आता है, जो हम फार्मूला पुट करते वो हमको इधर शो करता। इसलिए इधर हमको जो है E5 सेल के अंदर हमको ये 32 की जगह E3 प्लस E4 लिख करके आ रहा है। अगर इधर मैं 32 मैनुअल टाइप करता हूँ तब देखिए इस पे 32 लिख करके आ रहा है, जबकि ऊपर वाले पे E5 पे जो है E3 प्लस E4 लिख करके आ रहा है। इससे हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारा फार्मूला लगा है कि नहीं लगा। फार्मूला बार में यही लिख करके आता है। अगर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे अगर मैं एक्सेल टाइप करता हूँ तब देखिए इस पे एक्सेल लिख करके आ रहा है और इस पे 12 लिखा है, इस पे 20 लिखा है। तो फार्मूला बार ये अलग अलग डिफाइन करता है कि कौन हमारा न्यूमेरिक है, कौन हमारा अल्फ़ाबेटिकल है और कौन किस में हमने कौन सा फार्मूला लगाया है। अब बात करते हैं इसकी, इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम क्या होता है, जैसे अगर आप ध्यान दीजिए मैं 12 से लेकर के 20 32 इन सबको ऐड करता हूँ तो आपको इधर कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, जैसे सम। इसका मतलब क्या है कि 12 20 32 को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल जोड़ इसका 96 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या 32 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 12, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 12 है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 32 है। और न्यूमेरिक काउंट कितना है इसमें 4 है, टोटल काउंट 4 है, एवरेज इसका कितना है 24 है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है स्टेटस हमको ला के देती है। स्टेटस में अगर हम कुछ ऐड करना चाहें तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तभी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसमें से कुछ हमको हटाना है तो वो भी हम हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको कहा जाता है माउस पॉइंटर। अगर आप ध्यान देंगे तो इधर देखिए माउस का जो आइकन है वो कैसा बना हुआ है, वो इस तरह से बना है। लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे
और मैं इधर लेके जाता हूँ, देखिए माउस का पॉइंटर जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस पे जो है माउस का पॉइंटर चेंज होगा, लेकिन जैसे इस पे लेकर आ रहा हूँ ऐसे बन गया है। और ये जो डॉट बना हुआ है इस पे लेके जाता हूँ तो देखिए इसका माउस का पॉइंटर चेंज हो गया। और जब मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए माउस का पॉइंटर इधर चेंज हो गया है। रो को सेलेक्ट करते हैं इधर चेंज हो गया है। और जब इन दोनों कॉलम के बीच में जब माउस को पॉइंटर को लेके जाता हूँ तब देखिए इसका माउस का पॉइंटर कैसे चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे माउस के पॉइंटर को जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसा अपना आइकन बना देता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे माउस का पॉइंटर चेंज होता है वहाँ वहाँ पे हमको वो बताता है कि मैं अब आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ये अभी ओवरव्यू था, क्योंकि यही सारी चीज़ों से हम आगे की चीज़ों को सीखेंगे। जो भी एक्सेल हम सीखेंगे उसमें इन सारी चीज़ों का बहुत अहम रोल है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि किस ऑप्शन को क्या कहते हैं, कौन सा फंक्शन को क्या कहते हैं, कि फार्मूला बार क्या है, नेमिंग रेंज क्या है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है। तभी हम आगे चल करके अपने किसी भी काम को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, आपके समझ में जरूर आएगी। और जाने से पहले एक बार उस बात को फिर दोहराऊंगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन पर ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।